तिथियों की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो जो हम डेट कह रहे हैं इंग्लिश में या वेस्टर्न में, हिंदी में तिथि है। तो अगर तिथि अच्छी है लेकिन आपके हिसाब से डेट खराब है, उस डेट को अगर आप 8 सितंबर 2024 को ऐड करेंगे तो 8 नहीं आएगा, तब कोई और नंबर आएगा। तो फिर आप किसको मानेंगे? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो लोग नंबर 8 को बिलोंग करते हैं उनके लिए साल बहुत टफ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जितने लोग नंबर 8 को बिलोंग करते हैं वो साल इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अब क्यों जाएगा? तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो हमारे जो वेपन से रिलेटेड है, हमारा जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत बढ़ने वाली है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि शनि आपके मंगल की एनर्जी को कंसिस्टेंट रखेगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आकांक्षा जी आप। ये प्लैनेट्स कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आकांक्षा जी, आज का पॉडकास्ट मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे होगा पूरा, कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या है और न्यूमरोलॉजी जब उसमें ऐड हो जाती है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ दोनों में है, तो उसका क्या असर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिला करके आपने कभी कोई प्रेडिक्शन की है? इला, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ऑफ कोर्स मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मेरी जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं, मेरी जो भी मैं सजेशंस देती हूँ वो बेस्ड होती है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की कॉम्बिनेशन पे। क्योंकि जब आप एक साइंस को दूसरे से बैक कर देते हैं तब संशय का कोई स्कोप नहीं रह जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो एक साइंस है, लेट्स से न्यूमरोलॉजी की बात करें, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट होती हैं। राइट। जैसे अगर हम, ये सबको पता होगा कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 सन को डिनोट करता है, किसी से भी आप बात करेंगे। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं और नंबर 1 की जब बात करते हैं तो वो मंगल को डिनोट करता है। तो हो सकता है कि किसी की नंबर्स कुछ और बता रहे हों और किसी का चार्ट कुछ और बता रहा हो। इसलिए जो भी सजेशन या प्रेडिक्शन दिए जाते हैं वो श्योर किया जाता है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में कि दोनों उसको जस्टिफाई करें और दोनों ही उससे उसके सपोर्ट में ही कोई प्रेडिक्शन है, ताकि कोई किसी के एंटी ना हो। कोई ऐसी प्रेडिक्शन याद आ रही है आपको आकांक्षा जो मेरी जो 2 सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस थी वर्ल्ड कप की, एक 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ जिसमें मैंने ये कैलकुलेट करने के बाद बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और इंडिया के जीतने के चांसेस कम हैं। और अभी जो रिसेंट 24 में हुआ वहाँ पे मैं बहुत श्योर थी और मैंने कहा था इंडिया ही जीतेगी। हालांकि इला, जब इस तरह की प्रेडिक्शंस हम करते हैं तो थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि क्रिकेट से ना बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं हमारे। और मेरी साइंस कुछ भी कहे, एज एन इंडियन आई वुड से कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा देश जीते। इस वजह से जब मैंने 2003 में ये प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया नहीं जीत पाएगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि बेसिकली इस तरह की प्रेडिक्शन करने के लिए थोड़ा सा संकोच लगता है कि जब हम ऐसे कैलकुलेट करें कि हमारा देश नहीं जीत पाएगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऑफेंड भी होंगे और हुए भी थे, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी अपने गुरु श्री प्रशांत कपूर जी से सीखी है और ये बातें हम आपस में ही डिस्कस कर रहे थे। तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम, उन्होंने कहा कि आप इतने अच्छे से डिकोड कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है आपकी कि इंडिया नहीं जीत पाएगा और आपने न्यूमरोलॉजी मिला के कहा कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप इसको करो प्रिडिक्ट। तो ये उनके पुश की वजह से था कि मैंने प्रिडिक्ट किया। और जब प्रिडिक्ट किया तो एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि फाइनल से आई थिंक 14 दिन पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था एंड आई थिंक तब सेमीफिनाले भी नहीं हुआ था। और तब एज यूजुअल मुझे बड़े क्रिटिसिज्म मिले थे, मुझे देशद्रोही तक बोल दिया गया था। बट मुझे लग रहा था कि मेरी जीत दोनों तरफ से है। अगर इंडिया जीत गई तो मैं एज एन इंडियन जीत जाऊंगी, मुझे भी खुशी होगी। बट अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो कहीं ना कहीं मुझे अपने पे और वो फेथ कॉन्फिडेंस आएगा कि वो जो कैलकुलेशन थी वो सही थी। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखें तो जितनी लोगों ने भी प्रेडिक्शन की थी वो यही था कि इंडिया जीतेगी। कुछ तो माइंडसेट था, क्योंकि इंडिया नॉट डिफीटेड थी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। लेकिन सब यही कह रहे थे कि इंडिया अपने अच्छे ईयर में है, विराट कोहली के ये नंबर्स हैं, रोहित शर्मा के ये नंबर है, तो इंडिया तो पक्का जीतेगा। तो वहाँ मैं कह सकती हूँ वहाँ पे न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी कम थी, वो एक साइकोलॉजिकल फेथ अपनी टीम पे ज़्यादा था।
कोई नहीं आकांक्षा, आज हम इसको ही पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कैसे ये साइंस काम करती है, मंडेन प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वर्ल्ड कप की आपकी ही प्रेडिक्शन ले लेते हैं हम। आपने बताया कि आपने वर्ल्ड कप फाइनल के थोड़े दिन पहले प्रेडिक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी क्रिकेट के बारे में कि भाई क्रिकेट खेल नहीं है इंडिया के लिए, फीलिंग है ये Absolutely. पूरी। तो कोई भी ऑफेंड मत होइएगा प्लीज़, दोबारा से मुझे लगता है कि ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाला ना हो जाए, बट डेफिनेटली हम साइंस की बात कर रहे हैं, एस्ट्रो साइंस की बात कर रहे हैं, तो उस पर ही जाते हैं। ट्रेविस हेड, मैं मानती हूँ जीत में सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी ऑस्ट्रेलिया की जीत में। उन्होंने सेंचुरी मारी थी और आई थिंक 137 रन्स बनाए थे, और हमारे बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली आउट नहीं कर पाए बहुत समय तक उनको। तो आपने क्या ट्रेविस हेड के भी नंबर्स देखे थे? इला, जब मैंने वो प्रिडिक्शन की थी, क्योंकि जो क्रिकेट है जैसे आपने कहा एक नेशनल फीलिंग है, उसी तरह से ये टीम का गेम है। किसी एक इंसान की परफॉर्मेंस से आप कभी भी क्रिकेट नहीं जीत सकते। और उस टाइम पे जो प्रिडिक्शंस हो रही थी कि इंडिया जीतेगा, कोई इनफैक्ट इंडिया में जितने लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, किसी ने ये नहीं कहा था कि ट्रेविस हेड के सितारे कैसे हैं, या वेस्ट इंडीज़ क्या कर रही है, या साउथ अफ्रीका क्या कर रही है, किसी ने कुछ नहीं कहा था। सब ने 3 चीज़ों पे बेट लगाई थी। एक तो इंडिया अपने इस पर्टिकुलर ईयर में चल रहा है, रोहित शर्मा किस नंबर के हैं, क्या सितारे हैं, और विराट कोहली। लेकिन क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट 3 पीपल। जब मैंने ये एनालिसिस किया था तो मैंने जो टॉप 3 टीम्स थी, ऑफ कोर्स उनके सबके जितनों के भी अवेलेबल थे चार्ट्स या नंबर्स, मैंने सबको स्कैन किया था। और मैं अग्री करूँगी कि वो हमारे लिए ज़रूर ज़ख्म थे, लेकिन जो अभी रिसेंट हमारी जीत हुई है वो उसने उस ज़ख्म कर दिया, मरहम छिड़क दिया है। तो ऑफ कोर्स मैंने जो एनालिसिस की थी वो सिर्फ एक के लिए नहीं की थी। ऑफ कोर्स विराट कोहली अपने बहुत बेहतरीन टाइम में थे, और इस वजह से ही उन्होंने जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑफ कोर्स वो बहुत बेहतरीन पीरियड में थे, उनकी मेहनत भी थी। ट्रेविस हेड भी अपने एक बहुत अच्छे पीरियड में थे उस टाइम पे। तो सिर्फ एक इंसान अच्छे पीरियड में हो वो अचीव करेगा, लेकिन जो दूसरा है, दूसरी टीम का है, वो भी तो अपने अच्छे पीरियड में है। आपने जैसे कहा उन्होंने सेंचुरी मारी थी उस टाइम पे, ऑफ कोर्स उनकी मेहनत तो वही है, लेकिन अगर आपको याद हो तो उनके 137 रन थे। और ट्रेविस हेड भी एक नंबर 2 हैं, 29 को शायद उनका बर्थडे होता है। तो 29 एड्स अप टू 2, उनके जो टोटल नंबर ऑफ रन्स है वो भी नंबर 2 पे ऐड होके आते हैं। तो कहीं ना कहीं तो नंबर्स प्ले रोल। उन्होंने ऐसा प्लान नहीं किया था कि मैं इतने रन्स बनाऊंगा। सिमिलरली अगर आप विराट कोहली के रन्स कैलकुलेट करेंगे जो उन्होंने बनाए थे और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी उनके नंबर से अलाइन है। सो नंबर्स कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, और मेरी जो ये प्रिडिक्शन है उसका बेस एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों था कि सितारे क्या कह रहे हैं, नंबर्स क्या कह रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अगर एज ए टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसके सितारे, उसके नंबर्स इंडिया पे भारी थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया के सितारे अच्छे नहीं थे, अच्छे थे, मेहनत भी थी, इस वजह से फाइनल में अनडिफीटेड पहुँचे थे। लेकिन वो जो किस्मत कनेक्शन होता है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में दिख रहा था मुझे। और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे कि ट्रेविस हेड को बहुत कोशिश की गई आउट करने की, बट बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा। इस बार भी अगर आप रिसेंट हमारा जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, पॉइंट पे आके ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिया जीतेगी। मैंने तो टीवी ही बंद कर दिया। इस बार भी ऐसा ही लगा था कि इंडिया अनडिफीटेड थी सारे अपने मैचेस में, और हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो जीतेगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें लग गया था अब इंडिया नहीं जीतेगी। बट आई वॉज वेरी क्लियर, मैं बहुत काम कंपोज्ड बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो होगा। और ऑफ कोर्स एक ऐतिहासिक कैच बाउंड्री के उधर और इधर, आई थिंक सबको याद होगा, जिस वजह से मैच ने पूरा गेम बदला और लास्ट के कुछ ओवर्स में पूरा किस्सा ही चेंज हो गया और इंडिया जीत गई। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपके नंबर्स, आपके चार्ट कलेक्टिवली रोल प्ले करते हैं। राइट। इसके अलावा इन 2 प्रेडिक्शन के अलावा अभी आप किसी प्रेडिक्शन पे काम कर रही हैं? अभी मैं फ़िलहाल यूएसए में जो इलेक्शंस होने हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट और नंबर्स दोनों को एनालाइज कर रही हूँ, एंड आई एम होपिंग कि मैं उसके लिए जल्दी ही प्रेडिक्शन दूँगी।
कुछ बता सकती हैं क्या नंबर्स आ रहे हैं? फिर भी नंबर्स तो आपको आई थिंक पता ही होंगे। हाँ, ट्रम्प के हिस्से में क्या नंबर है, कमला हैरिस के हिस्से में क्या लेकिन नंबर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों ही एक अच्छे पीरियड में चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब एक अच्छा है और एक बुरा है, प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों ही अच्छे हैं। तो इस वजह से अभी कुछ कहना इज़ डिफ़िकल्ट, पर इतना कह सकती हूँ कि दोनों ही बहुत अच्छे पीरियड में चल रहे हैं समवे और दी अदर। ट्रम्प के चार्ट में कुछ ग्लिच आ रही है, कमला हैरिस के चार्ट में कुछ ग्लिच आ रही है। अब उसको कैलकुलेट करके एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिला के मुझे देखना है कि ज़्यादा फेवर किसके लिए दिख रहे हैं या नंबर्स किसके अच्छे ज़्यादा बेटर हैं। अच्छा, मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे तो हमें बहुत सारे पॉडकास्ट दिख जाते हैं कैसे ये काम करती है, लेकिन जब आप उसमें नंबर्स जोड़ देते हैं तब क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तब मतलब आप कैसे निकालते हो? इला मैं ये बताना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स को भी कि न्यूमरोलॉजी इंडिविजुअली एक डिफरेंट एंटिटी है और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी डिफरेंट है। क्योंकि जब आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं, ज़ोडिएक नंबर की बात करते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं, और वहाँ पे जो डिवीजन है, सी एट द एंड ऑफ द डे न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, बात हम 9 प्लैनेट्स की ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई और प्लैनेट इंक्लूड कर दिया है, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन है, एस्पेक्ट है, वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नंबर 1 सन को डिनोट करता है, लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 सन को डिनोट करता है, और एस्ट्रोलॉजी में अगर हम नंबर 1 और नंबर 8 की बात करेंगे तो वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि प्लैनेट का डिनोशन अलग अलग है, उनका रोल अलग अलग है, इस वजह से हमें ये कॉम्बिनेशन करके देखना होता है कि न्यूमरोलॉजी तो ये कह रही है, एस्ट्रोलॉजी ऐसे कह रही है। इनफैक्ट नॉट जस्ट प्रिडिक्शन, अगर किसी को सजेशन भी देना होता है तो वहाँ पे अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट आपका नंबर देखेगा और ये कहेगा कि ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं। लेकिन हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें सही हों या आपके फेवर में हो, वो एंटी एस्ट्रोलॉजी हो। सो जब किसी को सजेशन भी देना होता है तो आई मेक श्योर कि उसके नंबर्स के हिसाब से जो फेवर में आ रहे हैं वो उसके चार्ट के एंटी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी के नंबर्स के हिसाब से सजेशन देना है कि आपको करियर में कैसे ग्रो करना है, आपके में क्या लैकिंग है, कहाँ पे आप रुक रहे हैं, किस चीज़ से आपको बूस्ट मिल सकता है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि सन की एनर्जी बढ़ाने के चक्कर में या मार्स की एनर्जी बढ़ाने के चक्कर में, जिससे उसका करियर बड़ा अच्छा हो जाए, वो डिसाइसिव हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, करेजियस हो जाए, उसके रिलेशनशिप्स खराब हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी एक नंबर को एम्पावर कर रहे हैं नंबर्स के हिसाब से, लेकिन चार्ट में उस एनर्जी के बढ़ने से रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ जाए या आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाए। तो जब आप दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो आप श्योर रहते हैं, और इनफैक्ट मैं श्योर रहना चाहती हूँ कि अगर किसी को सजेशन दिया जाए तो वो फेवरेबल ज़्यादा हो, किसी भी तरह से उसको नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट ना मिले। 8 तारीख को बहुत अशुभ माना जाता है। 8 नंबर को मैं अशुभ तो नहीं कहूँगी, बट ट्रेजेडी से रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि कई सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट ने भी ये बात की है कि 8 नंबर पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जो हिस्ट्री बने हैं, जैसे कि फ्लड, मुंबई फ्लड हो गया, सुनामी हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 8 से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में 8 के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि 8 को ऐसा होगा या हुआ था। आपका क्या मानना है 8 को लेकर? देखिए, न्यूमरोलॉजी में ना 8 नंबर को बहुत बदनाम किया गया है, और ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर इस ऑफ सैटर्न, शनि का नंबर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 8 नंबर मार्स का है। ठीक है, सो दोनों अलग एनर्जीज हैं और एब्सोल्युटली ऑपोजिट। शनि एक बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत कोल्ड प्लैनेट है, मार्स एब्सोल्युटली फायरी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे रोल आता है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का। तो ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आपने इंसिडेंट सुने भी होंगे और प्रेडिक्शंस भी सुने होंगे जहाँ पे कहते हैं कि 8 नंबर को देखो सुनामी भी आ गया, भूकंप भी आ गया। लेकिन मेरा रोल ये रहता है कि हम क्यों सिर्फ शनि को इतना बदनाम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जिस एरा में हम रह रहे हैं, शनि इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ पे किसी को मेहनत करना आज के टाइम में पसंद नहीं है। सबको क्विक मनी चाहिए, क्विक फेम चाहिए। शनि कहते हैं मेहनत करो, शनि कहते हैं मैं किस्मत को नहीं मानता, शनि कहते हैं जितना करोगे उतना मिलेगा। अब आपके सर पे अगर प्रिंसिपल खड़ा रहे और कहेगा मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें क्या करो, किसी को पसंद नहीं आएगा, सबको लगेगा कि,
और टू बी वेरी ऑनेस्ट इला, आज के टाइम में हम कितना भी कह लें कि मेहनत करनी चाहिए, हमें एथिकल होना चाहिए, लेकिन जब आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है ना, तो सब लोग सोचते हैं कि आप पियून को 100 रुपये दे के, ठीक है, शनि ये नहीं एक्सेप्ट करता है। इस वजह से शनि को या 8 नंबर को इतना बदनाम किया गया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 8 नंबर फायर है, मार्स है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपने ये तो सुना होगा कि ये सारे इंसिडेंट्स 8 नंबर को हुए और 8 नंबर बदनाम हो गया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि और इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं हुए हैं। क्या आपको पता है कि जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, वो तो 7 नंबर था, 25 को आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तो स्पिरिचुअल नंबर है, तो उसमें कैसे आ गया? कांधार में जो हमारी अभी रिसेंट आप देख भी रहे होंगे फ्लाइट हाईजैक हुई थी, वो तो 24 को हुई थी, 24 दिसंबर को। अब 24 तो न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। तो किसी एक नंबर को हाइप करके कि नहीं इसको ये गलत चीज़ें हुई हैं, उसको लाइमलाइट करके या बदनाम कर दिया गया है। 24 को भी हाईजैक हुए हैं, 25 को भी अर्थक्वेक्स आए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 5 और 6 के दरमियानी रात को ही भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी, तो वो 5 और 6 दोनों नंबर मान सकते हैं। राइट। सो किसी एक नंबर को हम ये नहीं कह सकते कि आप ये नंबर गलत ही है, ये नंबर खराब है, इनऑस्पिशियस है। फिर तो ये बात हो गई आकांक्षा, जो मुझे आपकी बात से समझ में आई कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको नंबर्स का सहारा लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दोनों ही साइंसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को हेल्प करती हैं। और रही बात 8 नंबर की, तो बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो अगर मेरे से डेट पूछते हैं, हो सकता है वो 8 नंबर के ही हों, हो सकता है वो 4 नंबर के ही हों। सिर्फ न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कहते हैं कि जब 4 और 8 साथ में आते हैं तो कैटास्ट्रॉफी होती है। अच्छा। जैसे जब कोविड हुआ था, तो कोविड में 2020 में कोविड हुआ, चाइना ऐड होके आता है 8 नंबर पे, तो कहते हैं कि क्योंकि चाइना से आया, इंडिया में 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हुआ, तो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। लेकिन ये हम सिर्फ एक आस्पेक्ट ले सकते हैं, कोविड सिर्फ इंडिया में तो नहीं हुआ था, हाँ, पूरे वर्ल्ड में हुआ था, और हर वर्ल्ड की कंट्री अलग अलग नंबर पे ऐड होके आती है। तो ये मैं कहूँगी इट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ कन्वीनियंस, हम कह सकते हैं कि जहाँ जो फिट हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जब मुझे पूछते हैं कि ये काम हम किस पे करें, तो अगर वो 8 नंबर के भी हैं, वो 4 नंबर के भी हैं, तो भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं उनको 8 नंबर देती हूँ, नॉट बिकॉज कि मुझे प्ले अराउंड करना है। देखिए, आप सिर्फ 8 तारीख नहीं ले सकते ना, आप ये भी तो देखेंगे कि वो किस मंथ में पड़ रहा है, मंथ की अपनी एनर्जी है। आप किसी डेट को पूरा टोटल करेंगे, उसकी एक अलग एनर्जी है। और अगर हम न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी मिक्स कर दें, एस्ट्रोलॉजी में हम तिथि देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 8 सितंबर की बात करें, इन जनरल कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट कहेगा नहीं 8 को नहीं करना है, 8 इज़ अ वेरी इनऑस्पिशियस डे। लेकिन मैंने अपने क्लाइंट को, मेरे अभी परसों की बात है, मैंने उनका एक दुबई का प्रोजेक्ट है और उसकी डील फाइनल होनी है। मैंने उनको बोला है आप 8 सितंबर को करिएगा, नॉट बिकॉज कि न्यूमरोलॉजी के अगेंस्ट है, वो ऋषि पंचमी है एस्ट्रोलॉजी में, उसको ऋषि पंचमी की तिथि है वो, और वो एक बहुत ऑस्पिशियस डेट है। अब आप सोचिए, अजा एकादशी होती है एस्ट्रोलॉजी में, अगर वो कभी 22 तारीख को पड़ जाएगी तो क्या हम उसे ना ऑस्पिशियस मांगेंगे? तिथियों की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जो हम डेट कह रहे हैं इंग्लिश में या वेस्टर्न में, हिंदी में तिथि है। तो अगर तिथि अच्छी है लेकिन आपके हिसाब से डेट खराब है, उस डेट को अगर आप 8 सितंबर 2024 को ऐड करेंगे तो 8 नहीं आएगा, तब कोई और नंबर आएगा, तो फिर आप किसको मानेंगे? तो यहाँ पे जब आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, आपको लगता है कि नहीं तिथि अच्छी है, डेट की टोटल अच्छा आ रहा है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं। कि मान लीजिए आपको अभी 2024 चल रहा है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि भाई आखिर तक साल कैसा जाएगा प्रेडिक्ट करना है, या अगला साल कैसा जाएगा प्रेडिक्ट करना है, या फाइनेंशियल लेवल पे मंदी जो है वो कब ख़त्म होगी, क्या और इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ेगी, अगर ये आपको करना हो प्रेडिक्ट, तो आप क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो करते हैं? तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों से देखते हैं कि ईयर को कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2024 जो चल रहा है, ये इसको सैटर्न रूल कर रहा है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस साल का जो राजा है वो मंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन शनि और मंगल दो अलग अलग एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना होगा वो यही करना होगा कि एक को शनि रूल कर रहा है, एक को मंगल रूल कर रहा है, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है और एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। अगर हम
किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात करते हैं कि नंबर 8 में हम ये कह सकते हैं कि इस साल जो पॉडकास्ट्स हैं, क्योंकि हम भी एक पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले साल अचानक से ही स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजी की बाढ़ सी आ गई थी पॉडकास्ट में। ये एक हाइप का टॉपिक बन गया था। और क्योंकि ये नंबर 8 का साल चल रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, आपने देखा होगा ये स्पिरिचुअल टॉक्स, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु की अचानक से ही एक फ्लड सी आ गई है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्लैनेट इस पर्टिकुलर ईयर को रूल कर रहा है तो ये इफ़ेक्ट देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये एक स्लो प्लैनेट है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो लोग नंबर 8 को बिलोंग करते हैं उनके लिए साल बहुत टफ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जितने लोग नंबर 8 को बिलोंग करते हैं वो साल इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अब क्यों जाएगा? कौन डरता है? आप किसी भी इंसान से बात करिए, आप 5 अलग अलग लोगों से बात करिए जिनका नंबर 8 है, आपको 5 लोग अलग अलग एक्सपीरियंस बताएंगे। बिल्कुल। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स थी। कई 8 नंबर वाले लोग कहेंगे कि नहीं मेरी लाइफ तो ठीक थी। क्योंकि जब आप प्लैनेट के इम्पैक्ट को उस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, शनि आपसे मेहनत कराता है और आपने ये मान लिया है कि भाई मुझे बिना मेहनत के नहीं मिलेगा फल, आपने उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। शनि आपको तंग नहीं करेंगे, इसलिए शनि की 7.5 सबको खराब नहीं जाती है। राइट। अब नंबर 1 वालों को कहते हैं कि नंबर 1 तो राजा का नंबर है, इस हिसाब से तो सारे नंबर 1 को अंबानी होने चाहिए थे। नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूरज आपसे कहता है डिसिप्लिन में रहिए। यहाँ पे बात आती है एस्ट्रोनोमोलॉजी या मंडेन के गाइडेंस की। क्या गाइडेंस देंगे कि आप इस नंबर से ब्लेस्ड हैं, आप इस प्लैनेट से ब्लेस्ड हैं, आप ये काम करेंगे अगर तो आपको सक्सेस मिलेगी। सन कहता है आपसे कि आप डिसिप्लिन में रहिए। अब आप कहेंगे नहीं मैं 10 बजे से पहले मैं सो के नहीं उठ सकता, मुझे मेहनत नहीं करनी है, तो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई आपका कोई भला नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बात आती है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। कोई आप पे जादू नहीं कर सकता, ये साइंसेस आपको सिर्फ गाइड कर सकती हैं। और अगर आप उस गाइडेंस पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दिशाहीन होते हैं कि हमें करना क्या है लाइफ में। जैसे जब बच्चों को 10th या 12th के बाद पता नहीं चलता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो करियर काउंसलिंग लेते हैं। उन्हें जो काउंसलर है वो पूछता है, बताता है कि क्या इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो, तो ठीक है आपका ये एक्यूमेन है, आपका एप्टीट्यूड ये है, आप ये करोगे अच्छा रहेगा। ठीक उसी तरह से जब आपको पता नहीं होता है कि आपकी लाइफ में किस तरह की परिस्थितियां आने वाली हैं, आपकी परिस्थितियां कोई नहीं चेंज कर सकता। जो होना है वो होना है, और आप अगर अपनी परिस्थितियों को बेहतर करना चाहते हो तो वो आप खुद कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन आपको गाइड ज़रूर किया जा सकता है कि ये सिचुएशन है, अब ये टैकल कर लो। ये साल कौन सा नंबर पे ख़त्म होता है, मतलब कौन सा नंबर आता है इस साल के लिए? 8 नंबर आता है 2024। एंड इस साल की कोई कुंडली भी है? साल की कुंडलियाँ बनती हैं, वर्ष कुंडली बनती है। तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका राजा मंगल है। राजा मंगल है। और ईयर का राजा, नंबर से ईयर का राजा शनि है। एस्ट्रोलॉजी से मंगल है। हाँ जी। तो ये जो 2 प्लैनेट हैं ये आगे आने वाले महीनों में, सितंबर अभी शुरू हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में कुछ क्या बड़ा करवाने वाले हैं? कैसा अंत होगा इस साल का? देखिए इस साल के एंड में हमारी जो, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और न्यूमरोलॉजी दोनों को कंबाइन करके भी देखेंगे तो शनि आपको कंसिस्टेंसी देता है। ठीक है। और मंगल आपको एनर्जी देता है। मंगल से हम आर्म्स की बात भी करते हैं, हम देश के मंत्री की, राजा की भी बात करते हैं, कमांडर की भी बात करते हैं। तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो हमारे जो वेपन से रिलेटेड है, हमारा जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत बढ़ने वाली है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि शनि आपके मंगल की एनर्जी को कंसिस्टेंट रखेगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कांक्षा जी आप। ये प्लैनेट्स कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्लेन नॉर्मल और मैं कहूँगी क्लीशे प्रेडिक्शंस में जाएंगे तो सैटर्न और मंगल 2 ऑपोजिट एनर्जीज हैं। और पर्टिकुलरली न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में ये कहा जाता है कि 8 और 9 और शनि और मंगल, आप नंबर्स बोलें या प्लैनेट्स, ये ऑपोजिट एनर्जी हैं। ये जब भी साथ में आते हैं, एक दूसरे को चार्ट में देख लेते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि आप पर्सपेक्टिव देखिए ना, आप ये मत सोचिए कि जस्ट बिकॉज ये 2 अलग एनर्जी हैं तो ये खराब ही हैं। राइट। आप ये देखिए कि जब आपको बहुत ठंड लगती है तो आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है।
आप शनि को देखिए, वो बहुत कोल्ड प्लैनेट है, एब्सोल्युटली कोल्ड, और वो चाहता है कि ऐसे ही रहे। लेकिन जब मंगल की दृष्टि पड़ती है इन एस्ट्रोलॉजी शनि पे, तो वो उसको चैलेंज होता है। वो कहता है कि ये कह रहा है कि बार बार उठो, काम करो, और वो मेरे से हो नहीं रहा। यहाँ पे ऑपोजिट, जब आप कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लोग नहीं समझते हैं। जब आप एक नॉर्मल कपल की बात करते हैं और कहते हैं कि देखो हम दोनों एकदम अलग हैं, लेकिन हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन बट ही पुशेज मी, ठीक उसी तरह से ये दो एनर्जी जब साथ में आती हैं तो हम क्यों सिर्फ इसका नेगेटिव असर देखते हैं, हम पॉजिटिव देखें ना। शनि स्लो प्लैनेट है, मंगल उसको बार बार पुश करता है कि नो, आराम से नहीं करना है, क्विक करो, वार्मथ देता है। और शनि सब्र सिखाता है, क्योंकि मंगल बहुत इम्पल्सिव प्लैनेट है, उसको हर चीज़ क्विक चाहिए। इसलिए जो एरियंस होते हैं वो बहुत इम्पल्सिव, बहुत चर्पी, बहुत विटी कहलाते हैं। तो शनि उसको कहता है कि आराम से, बहुत इम्पल्सिव नहीं होना है। तो यहाँ पे ये दो एनर्जीज हम सिर्फ नेगेटिव ना देखें तो बहुत पॉजिटिवली काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर हमें भारत की भी बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका आपको अभी एक नया रूप देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हम कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं या हम कुछ बहुत इम्पल्सिव करने वाले हैं। शनि मेक श्योर करेगा कि जो भी करें आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो आर्म्स की डीलिंग है या कुछ वेपन्स हैं, उसमें मंगल और शनि मिलके कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। एंड इकोनॉमी में ही इससे आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो अभी तक आपने देखा होगा कि इंडिया जितनी भी चीज़ें खुद कम बनाता था, हम दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, चाहे वो वेपन्स के लिए हो या बाकी चीज़ों के लिए एक्सपोर्ट हो। इंडिया अभी खुद से ये चीज़ों को डेवलप करेगा और मेक श्योर करेगा कि ये जिस चीज़ों में इसको हम इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। तो जब इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होगा तो आप देखेंगे कि जो बाहर के देश हैं ना, वो भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे इकोनॉमी एब्सोल्युटली बढ़ने वाली है। तो मतलब ये साल भारत के लिए बहुत लकी होने वाला है लास्ट तक आते हुए। बिल्कुल। आकांक्षा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडेन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को जोड़कर आज जो सारी प्रेडिक्शंस आपने बताई, स्पेशली जो इंडिया के लिए आपने प्रेडिक्शन करी इस पॉडकास्ट में कि आने वाला टाइम बहुत बढ़िया रहेगा, 2024 एंड बहुत अच्छे तरीके से होगा, तो आई थिंक ये खुशखबरी ही है हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।